हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 19, 20 और 21 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। दूसरा है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक। तीसरा है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत का पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम बना। अगला है विश्व की पहली और सबसे बड़ी गीगावाट पैमाने की एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अपनी प्रमुख पहल त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी पेयर कार्यक्रम के अंतर्गत पेयर नेटवर्क के चयन की घोषणा। नेक्स्ट है गिटेक्स अफ्रीका 2025। अगला है इसरो ने पीएसएलवी के लिए स्वदेशी सैटेलाइट नोजल डाइवर्जेंट विकसित किया। नेक्स्ट है भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 50 वर्ष पूर्ण। अगला है तेलंगाना सरकार द्वारा एआई डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए जापानी कंपनी नेसा नेटवर्क्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले का बड़े सेट्टी गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बना। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। अगला है बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग। अगला है कर्नाटक ग्राम स्तरीय पुरावशेष सर्वेक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट है भारत के पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त। नेक्स्ट है मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। अगला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा, अजीत वाडेकर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर स्टैंड का नामकरण। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। नेक्स्ट है गांधी सागर अभयारण्य में 2 दक्षिण अफ्रीकी चित्ते छोड़े गए। अगला है एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। अगला है केरल राज्य विद्युत बोर्ड और IIT बॉम्बे द्वारा वाहन से ग्रिड V2G तकनीक के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना प्रारंभ। नेक्स्ट है भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक हृदय रोग विशेषज्ञ मैथ्यू सैमुअल क्लेरिकल का निधन। नेक्स्ट है पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट है टाइप 5 डायबिटीज को आधिकारिक तौर पर मान्यता। अगला है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा द्वारा महाराष्ट्र से अमेरिका तक भारतीय अनार भगवा किस्म की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप भेजी गई। और अंतिम टॉपिक है INS वर्षा। तो देखते हैं पहला टॉपिक गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गई हैं। इनकी जो पांडुलिपियां हैं, इन दोनों ग्रंथों की जो पांडुलिपियां हैं उनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ऋषि व्यास द्वारा रचित भगवत गीता एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें 18 अध्यायों में व्यवस्थित 700 श्लोक हैं जिनमें कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद शामिल है। ये महाभारत का एक पार्ट है। भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। ठीक है। और नाट्यशास्त्र है वो भरत मुनि द्वारा नाट्य कला प्रदर्शन कला पर रचित ग्रंथ है। गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल करने के साथ ही मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की कुल 14 प्रविष्टियां हो गई हैं। ठीक है। टोटल 14 प्रविष्टियां यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की हो गई हैं। वर्ष 2024 में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा की और सहृदय लोकलोकन आचार्य आनंद वर्धन की, इनको इस रजिस्टर में शामिल किया गया था 2024 में। अब देखते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है क्या। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानवता की बहुमूल्य दस्तावेजी विरासत, अभिलेखीय सामग्री, पांडुलिपियों और दुर्लभ संकलों का संरक्षण करना और उनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना है। अगला टॉपिक है ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक। तो ये 18 अप्रैल को ब्राजील के ब्राजीलिया में आयोजित हुई। ठीक है। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया और इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है, वह भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मृदा उर्वरता की हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स भूमि पुनरुद्धार साझेदारी की शुरुआत। ठीक है। तो इसकी शुरुआत की गई है। अब देखते हैं ब्रिक्स के बारे में।
तो ब्रिक्स विश्व की 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत और चीन का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द को गढ़ा था। ठीक है, तो ये इसके संस्थापक सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, तो ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया इसके सदस्य बने और जनवरी 2025 में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया। हालांकि इसमें सऊदी अरब भी शामिल होने वाला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो उनका भी क्लियर नहीं है। तो भी टोटल 10 सदस्य देश हैं। अगला है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL कोयला खनन के लिए पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत का पहला कोयला सार्वजनिक उपक्रम बना। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL ने TMC मिनरल्स रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस पेस्ट फिल प्रौद्योगिकी के लिए 7,040 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इस समझौते के तहत SECL के कोरबा क्षेत्र में स्थित सिंघाली भूमिगत कोयला खदान में पेस्ट फिल तकनीक का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कोयले का उत्पादन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सिंघाली भूमिगत कोयला खदान में। 25 वर्षों की अवधि में इस परियोजना से लगभग 8.4 मिलियन टन 84.5 लाख टन कोयला उत्पादन होने की उम्मीद है। अब देखते हैं पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी वो है क्या। तो एक आधुनिक भूमिगत खनन विधि है जो सतही भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। इसके लिए लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं रहती, जमीन को अधिग्रहित करने की जरूरत नहीं रहती। इसमें कोयला निष्कर्षण के बाद खनन से निकले रिक्त स्थान को फ्लाई ऐश, ओपन कास्ट खदानों से कुचले गए ओवरबर्डन, सीमेंट, पानी और बाइंडिंग रसायनों से बने विशेष रूप से तैयार पेस्ट से भर दिया जाता है। ठीक है, खदान से कोयला निकाल दिया जाता है और जो खाली जगह रहती है उसको फिर से फ्लाई ऐश और जो कचरा वगैरह सीमेंट, पानी और बाइंडिंग रसायनों से बने एक विशेष पेस्ट से वापस भर दिया जाता है। ठीक है, तो जमीन इसमें रुकती नहीं है, जमीन वैसी की वैसी रहती है। तो इसमें जमीन को अधिग्रहित करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह प्रक्रिया भूमि के धंसने से रोकती है और खदान की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करती है। और जो पेस्ट बनाया जाता है उसमें औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रक्रिया पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनती है और अपशिष्ट पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। अगला है विश्व की पहली और सबसे बड़ी गीगावाट पैमाने की एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। तो ये कहाँ स्थापित की गई है? ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट पिनापुरम में विश्व की अग्रणी ऊर्जा संक्रमण और डिकार्बोनाइजेशन समाधान कंपनी ग्रीनको द्वारा स्थापित की गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट पिनापुरम में ग्रीनको द्वारा स्थापित की गई है। विश्व की पहली और सबसे बड़ी गीगावाट पैमाने की एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है। तो 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा और 1680 मेगावाट पंप जल विद्युत उत्पादन शामिल है। ठीक है, और एक चक्कर में प्रतिदिन 10,080 मेगावाट की भंडारण क्षमता है। यह परियोजना सालाना 3.3 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन से बचने के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी। अगला टॉपिक है अनुसंधान। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अपनी प्रमुख पहल त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी पेयर कार्यक्रम के अंतर्गत पेयर नेटवर्क के चयन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 18 हब संस्थान और 106 पार्टनरिंग स्पोक्स संस्थान शामिल हैं। चयनित संस्थानों को 2 रणनीतिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी ए में है 45 स्पोक्स के साथ 7 हब संस्थान। ठीक है, दूसरी में है श्रेणी बी में 61 स्पोक के साथ 11 हब संस्थान। पेयर नेटवर्क संरचित मार्गदर्शन और सहयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अग्रणी शोध संस्थानों से जोड़ता है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उनको जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ
हब और स्पोक्स मॉडल के माध्यम से जोड़ता है ये नेटवर्क। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, शोध क्षमता का निर्माण करके और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर भारत की उच्च शिक्षा और शोध पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। ये 2024 में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अगला है गिटेक्स अफ्रीका 2025। तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप शो है और ये मोरक्को की राजधानी मार्केस में आयोजित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला टॉपिक है इसरो ने पीएसएलवी के लिए स्वदेशी सैटेलाइट नोजल डाइवर्जेंट विकसित किया है। ठीक है, तो ये स्टेलाइट से बने नोजल डाइवर्जेंट का स्वदेशी रूप से विकास किया गया है। स्टेलाइट से बना हुआ है और स्टेलाइट क्या होता है? तो स्टेलाइट कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम, एक मिश्र धातु है, कोबाल्ट आधारित मिश्र धातु है जिसमें क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन और आयरन मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन और आयरन की मिश्र धातु है और ये आयतित कोलंबियम सामग्री का विकल्प है। आयतित कोलंबियम पर होने वाले खर्च की 90% इससे बचत होगी। पहले इसकी जगह कोलंबियम का उपयोग किया जाता था तो पूरा का पूरा आयात होता था। और तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में 1150 डिग्री सेल्सियस तक के उस तापमान पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 50 वर्ष पूर्ण। तो ये है आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975। तो 19 अप्रैल 1975 में सोवियत रॉकेट वाहक इंटरकोस्मोस से रूस के कपुस्टिन यार कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह देश का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह था। यह 26 भुजाओं और 358 किलोग्राम वजन वाला अर्धगोलाकार उपग्रह था। ठीक है, ये इसकी साइज थी इस तरह से। ठीक है, और आर्यभट्ट में 3 वैज्ञानिक प्रयोग शामिल थे। पहला था एक्सरे से खगोल विज्ञान के लिए, दूसरा सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों के अवलोकन के लिए और तीसरा ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। हालांकि ये तीनों प्रयोग सफल नहीं हो पाए क्योंकि जो बिजली की आपूर्ति थी वो ठप हो गई थी आर्यभट्ट में, तो इसके कारण ये रद्द हो गए थे। और इसके सफल प्रक्षेपण के साथ भारत को कक्षा में उपग्रह भेजने वाला दुनिया का 11वां देश माना गया। ठीक है, तो भारत पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह भेजने वाला विश्व का 11वां देश बन गया था इसके साथ। अगला है तेलंगाना सरकार द्वारा एआई डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए जापानी कंपनी नेसा नेटवर्क्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो इसके तहत हैदराबाद में 10,500 करोड़ रुपए के निवेश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। ठीक है, तो 400 मेगावाट का डेटा सेंटर क्लस्टर 25,000 जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ देश के सबसे शक्तिशाली एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बना। ठीक है, सुकमा जिले का बड़े सट्टी गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बना। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में इलवाड़ पंचायत योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना के तहत ऐसी ग्राम पंचायतें जहां से सभी सक्रिय नक्सली माओवादी संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं उन्हें नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है इलवाड़ पंचायत योजना के तहत। ऐसी ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए तत्काल 1 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की जाती है। ठीक है, इसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी तीसरी अनिवार्य भाषा बनाई गई है। ठीक है, तो मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा का दर्जा दिया गया है इसमें। अगला है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। तो ये पूर्व रो प्रमुख है अमरजीत सिंह दुलत, उनकी पुस्तक है। ये भी चर्चा में क्यों थी कि इस पे कुछ जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं जिनका उन्होंने खंडन किया था, तो इस वजह से ये चर्चा में है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई अमरजीत सिंह दुलत की पुस्तक है।
अगला टॉपिक है बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग मिला है। तो बनारस शहनाई एक पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र है जिसके जरिए भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने में जुड़ी हुई है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से मिली, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी। किन्होंने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। अगला है बनारस तबला घराना, जिसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूरब घराना भी इसको कहा जाता है। ये बनारस तबला है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये बनारस तबला घराना से संबंधित है, इसे पूरब घराना भी कहा जाता है। तबला वादन की एक अद्वितीय और प्रभावशाली शैली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति वाराणसी बनारस में हुई थी और ये कथक नृत्य के साथ संगत में इसको बजाया जाता है। बनारस तबला को कथक नृत्य के साथ संगत में बजाया जाता है। कथक है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है और ये उत्तर भारत से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 6 प्रमुख तबला घरानों में से एक है बनारस तबला घराना और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक है पंडित अनोखीलाल मिश्र, पंडित किशन महाराज और पंडित समता प्रसाद। अगला टॉपिक है कर्नाटक ग्राम स्तरीय पुरावशेष सर्वेक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो गांव के स्तर पर जो पुरावशेष है उनका सर्वेक्षण शुरू करने वाला कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करेगा, जिसमें संरक्षण और सुरक्षा के लिए शिलालेखों, मूर्तियों और स्मारकों की जियो टैगिंग भी शामिल है। ठीक है, तो जो शिलालेख, मूर्तियां और स्मारक है उनकी जियो टैगिंग भी इसके अंतर्गत की जाएगी। अब तक कर्नाटक के 119 तालुका को इसमें शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है भारत के पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक क्या है? तो एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है और इसका परिचालन जनवरी 2016 से शुरू हुआ था। ठीक है, और चीन 26.5% वोटिंग शेयर के साथ AIIB का सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत 7.5% वोटिंग शेयर के साथ दूसरे नंबर पर और रूस 5.97% वोटिंग शेयर के साथ तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और भारत है वो इसका भारत का ये एक बड़ा ऋणदाता है। भारत इसका सबसे बड़ा उधारकर्ता है AIIB का। इसमें काफी परियोजनाएं भारत में AIIB के माध्यम से संचालित की जा रही है। अगला है मीराबाई चानू, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त। ठीक है, तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग की अध्यक्ष मीराबाई चानू को बनाया गया है। ये राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता S सतीश कुमार हैं, वो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इन दोनों का कार्यकाल 4 वर्ष रहेगा। मीराबाई चानू है वो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक है, पहली भारतीय वेटलिफ्टर है। अगला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा, अजित वाडेकर और पूर्व BCCI अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर स्टैंड का नामकरण किया गया है। किन किन के नाम पर? रोहित शर्मा, अजित वाडेकर और शरद पवार के नाम पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड का नामकरण किया गया है। तो रोहित शर्मा वर्तमान में विराट कोहली के बाद दूसरे सक्रिय क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर एक स्टैंड रखा गया है। और विराट कोहली के नाम पर कहाँ रखा गया है? तो ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विराट कोहली के नाम पर एक स्टैंड बनाया गया है। अगला टॉपिक है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। तो ये इसका 10वां संस्करण है। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का। तो ये 21 अप्रैल से 8 मई 2025 के बीच संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है और इसमें भारतीय वायुसेना के MiG-29 और जगुआर विमान भाग लेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, तुर्की, UAE, यूनाइटेड किंगडम,
और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाएं भी भाग ले रही हैं। अगला है गांधी सागर अभ्यारण्य में 2 दक्षिण अफ्रीकी चीते छोड़े गए। तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में इनको स्थानांतरित किया गया है। ये इंटर स्टेट ट्रांसफर है। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में, और मूल रूप से प्रोजेक्ट चीता के तहत फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से कुन्नो नेशनल पार्क में इन चीता को लाया गया था। तो प्रोजेक्ट चीता देख लेते हैं क्या है। तो इसे वर्ष 2022 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक के प्रारंभ में विलुप्त हो चुके चित्तों को भारत में पुनः बसाना है। तो 1952 में भारत से विलुप्त हो गए थे चित्ते। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA है। सॉरी। और इसमें तकनीकी सहायता भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा की जा रही है। अगला टॉपिक है एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो सऊदी अरब के दम्माम में आयोजित हुई और इसमें भारत ने कुल 11 पदक, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य जीते हैं। और हिमांशु जाखड़ ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा 67.57 मीटर का भाला फेंका इन्होंने, जीतकर महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया। तो गोल्ड किसने जीता? हिमांशु जाखड़ ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में। ठीक है। अगला टॉपिक है केरल राज्य विद्युत बोर्ड और IIT बॉम्बे द्वारा वाहन से ग्रिड V2G तकनीक के कार्यान्वयन का पता लगाने के लिए पायलट परियोजना प्रारंभ की गई है। तो V2G वाहन से ग्रिड एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन संग्रहित ऊर्जा को वापस करने के लिए पावर ग्रिड के साथ संचार करते हैं, जिसमें 2 तरफा बिजली प्रवाह संभव होता है। तो पहला है इसमें ग्रिड से वाहन को G2V, जब बिजली की मांग कम होती है या नवीकरणीय उत्पादन अधिक होता है तो इलेक्ट्रिक वाहन ग्रिड से चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। तो जब ग्रिड में बिजली की अधिकता होती है, जब बिजली की कमी होती है ग्रिड में, तो वाहन से ग्रिड तक V2G जब पार्क किया जाता है वाहन को और कनेक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक वाहन द्विदिशात्मक चार्जरों के माध्यम से अधिकतम मांग के घंटों के दौरान बिजली को ग्रिड में वापस भी भेज सकते हैं। तो इसके लिए केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला टॉपिक है भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक हृदय रोग विशेषज्ञ मैथ्यू सैमुअल कलरिकल का निधन। तो एंजियोप्लास्टी होती है जो हार्ट की, तो उसके जनक हैं मैथ्यू सैमुअल कलरिकल। तो इन्होंने 1986 में भारत में पहली एंजियोप्लास्टी की थी। 1986 में भारत की पहली एंजियोप्लास्टी की थी इन्होंने, मैथ्यू सैमुअल कलरिकल ने। इनको 1996 में प्रतिष्ठित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार भी मिला था। ये डॉक्टर को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और वर्ष 2000 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला टॉपिक है पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। किसने जीती? पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर। इसका आयोजन 4 से 15 अप्रैल तक झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया था और उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 5-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो पहले स्थान पे पंजाब, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे उत्तर प्रदेश रहा। अगला टॉपिक है टाइप 5 डायबिटीज को आधिकारिक तौर पर मान्यता। टाइप 5 डायबिटीज ये नया प्रकार है डायबिटीज का। ठीक है। तो बैंकॉक में 75वें मधुमेह विश्व सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ ने आधिकारिक तौर पर टाइप 5 मधुमेह को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में दुबले पतले कुपोषित युवा वयस्कों को प्रभावित करने वाली बीमारी के एक अलग रूप में वर्गीकृत किया गया। एक नई बीमारी इसको माना गया है टाइप 5 डायबिटीज को। तो टाइप 5 डायबिटीज है वो मुख्य रूप से दुबले पतले किशोरों और युवा वयस्कों को प्रभावित करती है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स BMI होता है वो 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम होता है। ठीक है। और टाइप 5 अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं की कुपोषण से प्रेरित क्षति से उत्पन्न होता है। तो ये कुपोषण से होने वाली बीमारी है टाइप 5। ठीक है, कुपोषण से होने वाली बीमारी है। इससे स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में इंसुलिन स्राव का स्तर 70% तक कम हो जाता है। ठीक है।
और टाइप 5 मधुमेह अक्सर गर्भ में उत्पन्न होता है। ठीक है, जो माता होती है तो उसको कुपोषण, मात्र कुपोषण है, उसकी वजह से भ्रूण के अग्नाशय के विकास को बाधित करता है। ठीक है, तो कुपोषण से होने वाली बीमारी है टाइप 5 डायबिटीज। अगला टॉपिक है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र से अमेरिका तक भारतीय अनार भगवा किस्म की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप भेजी गई, समुद्र के थ्रू भेजा गया है। ठीक है, तो ICAR राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर के सहयोग से एपिडा द्वारा अनार के सेल्फ लाइफ को 60 दिनों तक बढ़ाने के लिए किए गए स्थैतिक परीक्षण की सफलता के कारण ये संभव हो पाया है। ठीक है, तो अनार की अब सेल्फ लाइफ 60 दिन हो गई है। तो इसके तहत जो समुद्री रास्ते से पहली वाणिज्यिक खेप है वो अमेरिका भेजी गई है महाराष्ट्र से एपिडा द्वारा। अगला टॉपिक है INS वर्षा। तो ये क्या है? तो भारत ने वर्ष 2026 तक आंध्र प्रदेश में रामबिल्ली के पास पूर्वी तट पर परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के लिए समर्पित नौसैनिक अड्डे INS वर्षा को चालू करने की तैयारी की है, शुरू की है। ठीक है, INS वर्षा परमाणु पनडुब्बियों के लिए एक नौसैनिक अड्डा है। ठीक है, तो एक रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया पनडुब्बी बेस है, जहां भारतीय परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों, बैलिस्टिक मिसाइल और हमलावर दोनों प्रकार की पनडुब्बियों को रखा जा सकता है। इसमें परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए भूमिगत बाड़े और सुरंगें होंगी, जिससे बंगाल की खाड़ी में इनका गुप्त संचालन सुनिश्चित होगा। ये गहराई पानी में गहराई में अंदर के अंदर आएंगी और अंदर के अंदर चली जाएंगी, तो रडार के थ्रू, उपग्रह के थ्रू इनको पकड़ा नहीं जा सकेगा। ठीक है, ये परियोजना 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है और इसमें कम से कम 10 परमाणु पनडुब्बियां रखी जा सकेंगी। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।